गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीरूर में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ और हमारे इस शो में हमारा साथ देंगे राजेश सातपुते और राजेश पालवे जो पिछले शो से बने हुए हैं, और निर्मल बैंक से विकास सालुंके और एसबीआई सिक्योरिटीज़ से एसबीआई कैप सिक्योरिटीज़ से सुदीप शाह भी जुड़ेंगे अपनी टॉप ट्रेड्स के साथ। इसके अलावा कार्नेलियन एसेट मैनेजमेंट के फाउंडर विकास खेमानी से अगली दिवाली तक के लिए निवेश की थीम समझेंगे। साथ ही केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया अपने रॉकेट कॉल्स के साथ जुड़ेंगे। तो ये सब कुछ लाइंड अप है कुछ ही देर में। एक बार मार्केट पर नज़र डालते हैं। निफ्टी इस समय डे लो के काफ़ी करीब, हालांकि होल्ड कर रहा है डे लो को। ये इंपॉर्टेंट है, जहां खुले उसके बाद थोड़े नीचे आए और वहां उस लेवल से रिकवरी आई, लेकिन फिर दोबारा कोलैप्स हुए। अब डे लो के थोड़ा ऊपर होल्ड कर रहे हैं हम। ये इस समय निफ्टी की कहानी। लेकिन आज की असली कहानी है मिड कैप इंडेक्स। मिड कैप इंडेक्स इस समय आपको दिखाई देगा करीब करीब 1/4% ऊपर। यहाँ पर अच्छी रैली इस समय, और यहाँ पर काफ़ी स्टॉक्स हैं जो इस समय मोमेंटम में आपको दिखाई देंगे। और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इस समय है एस्कॉर्ट्स कुबोटा में, करीब करीब 2.5% ऊपर। इंडियन होटल्स, आरईसी, वोडाफोन आइडिया, ओएनजीसी, इन्फो एज, पीएफसी, डॉक्टर रेड्डीज, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर मोमेंटम है। डाउन साइड पर इस समय भारत फोर्ज 3% नीचे, मेट्रोपोलिस, अपोलो टायर्स, डेल्टा कॉप, सेल और इंडिया बुल्स हाउसिंग, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो इस समय डाउन साइड पर। फिर बिल्कुल। और अनुज, जब एक काम करते हैं, मेहमानों से यहाँ पर उनकी कॉल्स ले लेते हैं। हालांकि आज की जो लिस्टिंग है होनासा कंज्यूमर, जिसे आप अमूमन मामा अर्थ के नाम से जानते हैं, और जैसे कि इस मंच पर बात हुई थी कि शायद ये इशू प्राइस टेबल पे बहुत कुछ नहीं छोड़ रहा है, मात्र 2% के प्रीमियम के साथ सेटल हुआ है। कुछ देर में जो ओपनिंग टिक्स हैं वो आ भी जाएंगे और 2 मिनट बाकी हैं। आपका व्यू जानना चाहूँगा यहाँ पर मैं। विकास, गुड मॉर्निंग। आपके 2 कन्विक्शन ट्रेड्स क्या रहेंगे? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, ओवरऑल मार्केट अभी भी एक रेंज में ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है, बट स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है। मुझे लगता है कि हिंडाल्को में यहाँ पे एक पॉजिटिव रिजल्ट बनते हुए देखने मिल रहा है। जिस हिसाब से उसमें एडीएक्स में थोड़ी सी वीकनेस दिख रहे थे, वो वहाँ पे लास्ट 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि अच्छा एक पुल बैक रैली यहाँ पे देखने मिला, और जो शॉर्ट टर्म है आज यहाँ पे क्रॉस ओवर दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि हिंडाल्को यहाँ पे अच्छा कैंडिडेट रहेगा। ऊपर में जो टारगेट निकल के आ रहे 504 508 के आसपास के ऊपर के टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। नीचे में जो स्टॉप लॉस कमेंट करूंगा, जो आज के डे लो के आसपास का है, तो 478 के स्टॉप लॉस से हिंडाल्को को बाय करना है 504 के टारगेट के लिए। दूसरा रहेगा कैनरा बैंक। कैनरा बैंक भी आज अच्छा खासा मूव करते हुए देखने मिल रहा है। हालांकि लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में देखा कि अपर साइड में एक रेजिस्टेंस फेस होते हुए देखने मिल रहा है, बट नीचे में जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने मिल रहा है 380 के आसपास का, तो 380 के सपोर्ट से यहाँ पे स्टॉप लॉस से इसको बाय करना है। ऊपर में इसमें जो टारगेट निकल के आ रहे हैं, पहला टारगेट रहेगा 400 का, और उसके बाद 410 के आसपास के टारगेट इस काउंटर में देखने मिल सकते हैं। तो कैन बैंक यहाँ पे बाय करना है करंट रेट पे 380 के स्टॉप लॉस से 400 का टारगेट, और हिंडाल्को 504 के टारगेट के लिए 478 के स्टॉप लॉस। आप देख रहे हैं इस समय होनासा की लिस्टिंग, वो अलग फैमिली है वहाँ पर। आशीष चौहान जी हैं और शिल्पा शेट्टी भी हैं, जो ऑब्वियसली एक ब्रांड एम्बेसडर रही है, और खुद की उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी मेरे ख्याल 80 से 100 करोड़ के करीब की वैल्यू की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई है उनकी इस समय। चलिए, ये लिस्टिंग इस समय और हल्के प्रीमियम के साथ 2% के प्रीमियम के साथ लिस्टिंग होती हुई यहाँ पर 332 रुपये पर, 332 और 333 रुपये पर। वॉल्यूम देखिए आप जरा एनएससी में, 1 करोड़ का वॉल्यूम ऑलमोस्ट होने को तैयार है। 80 लाख तो ऑलरेडी हो चुका है एनएससी पर, और मेरे ख्याल से जब तक मैं इसकी स्पॉटिंग पूरी करूँगा तब तक शायद 1 करोड़ पर भी पहुँच जाएगा। एटलीस्ट कंबाइंड वॉल्यूम अब करीब करीब 85 लाख का ऑलरेडी हो चुका है। तो एक बड़े वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर लिस्टिंग हो रही है। फ्लैट ही मानी जाएगी ये लिस्टिंग। 324 पर इशू प्राइस था, महंगा इशू प्राइस था, ध्यान रखिएगा। काफ़ी पहले भी एक बार उन्होंने लिस्टिंग की कोशिश की थी, तब सक्सेसफुल नहीं हुए थे, इस बार सक्सेसफुल हुए। और ये इस समय आज की लिस्टिंग। चलिए फिर अब सुदीप के पास चलते हैं। सुदीप, गुड मॉर्निंग। सुदीप, आपकी स्टॉक पिक्स। गुड मॉर्निंग अनुज। अनुज, मेरी पहली स्टॉक पिक है रेलटेल।
हमने देखा है पिछले एक दो दिन में रेलवे स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम फिर से बन रहा है, और ओवरऑल अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड अगर रेलटेल का देखें या रेलवे स्टॉक्स का देखें तो सारा सब में हमने मई जून से लेके सितंबर तक एक बड़ा अपमूव देखा था, उसके बाद कंसोलिडेशन देखा, और अब हम देख रहे हैं कि फिर से यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है। स्टॉक अपने डेली वीकली मंथली सभी चार्ट्स के टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव ट्रैक्शन दिखा रहा है, और मुझे लग रहा है जो हिसाब से मोमेंटम पिछले 2 दिन में बना है रेलटेल में, यहाँ से करंट भाव से लिया जा सकता है 240 के स्टॉप लॉस से 260 के टारगेट के लिए। मेरा दूसरा स्टॉक है एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। एचएएल में हमने देखा है कि जैसे यहाँ पे भी रेलवे स्टॉक्स के जैसे था कि डिफेंस स्टॉक्स में एक अच्छा मूव आया था, उसके बाद ये सारे स्टॉक्स कंसोलिडेट कर रहे थे, पर पिछले 3-4 दिन से हमें दिख रहा है कि एचएएल में एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है। स्टॉक फिर से अपने 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर पा रहा है, और जो अपना पुराना जो अक्टूबर का फॉल था फिर से वही लेवल पे स्टॉक आके अब खड़ा हो गया। तो मुझे लग रहा है ये लेवल से बाइंग किया जा सकता है एचएएल में 1930 के स्टॉप लॉस से 2020 के टारगेट के लिए। ओके, एचएल आपके यहाँ पे 2 ट्रेड्स हो गए, और 2 ट्रेड्स और पिक कर लेते हैं यहाँ पे। राजेश सतपुते जी, आपके 2 ट्रेड्स क्या रहेंगे? वीरेंद्र जी देखिए, एक नज़र फार्मा पे है और उसमें से एक रहेगा जायडस जायडस लाइफ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आज इसका रिजल्ट है, लेकिन फिर भी जिस तरह से यहाँ पे पैटर्न पैन आउट हो रहा है, मुझे लगता है इसका टारगेट होगा 620 से लेके 625.98 पे ये ट्रेड हो रहा है। 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे 588 पे और टारगेट सेट करेंगे 620 प्लस। इट्स अ बाय इन जायडस। सेकंड बाय कॉल रहेगा वीरेंद्र जी, वो रहेगा डिक्सन पे। आप डिक्सन का स्ट्रक्चर देखिए, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को। तो 5330 पे ये चल रहा है। हम 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखेंगे। सो विद अ स्टॉप लॉस ऑफ से 5290, इट्स अ लॉन्ग इन डिक्सन। योर टारगेट शुड बी 5450 टू 5500। तो इट्स अ बाय इन डिक्सन। ओके, डिक्सन आज सुबह अच्छा मूव दे रहा था, बट उसके बाद थोड़ा सा बैकफुट पे आया, बट अभी करीब करीब इस वक्त 0.5% ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। राजेश पालविया जी, आपके 2 ट्रेड्स। वीरेंद्र जी, पहला स्टॉक होगा इंडियन होटल। ये स्टॉक में हमें लग रहा है जिस तरीके से ट्रैक्शन देखने को मिला है, स्टॉक अब अपने 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर वापस क्रॉस करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे हमें लग रहा है जो नेक्स्ट टारगेट बन सकता है वो करीब 415 के आसपास के नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा यहाँ पे 396 के आसपास। तो इंडियन होटल होगा पहला स्टॉक, और दूसरा स्टॉक भी आई लेटर से ही है, और उसमें हमें लगता है इंडिगो पे यहाँ पे फोकस रखना चाहिए। ये थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे हायर हाई लो फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं। एक करेक्टिव मूव के बाद स्टॉक में जिस तरीके से एक बेस बना के रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिला है, हमें लग रहा है ये स्टॉक में मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 2620 2640 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस होगा करीब 2550 के आसपास। ओके, तो यहाँ पे 8 करीब करीब 19351 पे डेल ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। एंड निफ्टी बैंक, एक बार डायरेक्टर साहब फिन निफ्टी लेके आइएगा, जिसकी एक्सपायरी है भी आज वीकली कॉन्ट्रैक्ट की। फिन निफ्टी क्या कर रहा है, प्लीज़ स्क्रीन पे रखिएगा। मेरे स्क्रीन पे भी टिक्स आ रहे थे, उसमें शायद डेलो की तरफ प्रोसीड कर रहा था फिन निफ्टी। डायरेक्टर साहब पहले फिन निफ्टी लेके आइए, कॉल्स बाद में रोटेट कर दीजिएगा। पहले फिन निफ्टी को देखते हैं, आज जिस इंडेक्स का दिन है, ये देखिए 19432, यानी मॉर्निंग लोज की जो ट्रेजेक्ट्री है वो पार कर रहा है। अनुज, आज बजाज फिनसर्व का दिन था, बट आज सुबह बजाज फाइनेंस का वो मोड जनरेट ना कर पाना, या फिर इनफैक्ट बजाज फिनसर्व, एक बार स्क्रीन पे रखेंगे प्लीज़ डायरेक्टर साहब आप, 1570 पे उसका कंप्लीट रिवर्सल आज मेरे ख्याल से इस पर इम्पैक्ट डालता हुआ अनुज फिन निफ्टी। हाँ वीरू, और देखिए ट्यूसडे और वेंसडे नॉर्मली ना निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंक निफ्टी के लिए अच्छे नहीं रहे हैं, ये हमने लगातार डिस्कस किया। आज सुबह भी एक डिस्कस किया था, और एक और चीज़ जो डिस्कस की थी कि मार्केट ना नॉर्मली इन दिनों में एक सेकेंड डिप आती है जो इवन फर्स्ट डिप के लो को तोड़ती है। निफ्टी पर आप देखिए, निफ्टी बैंक में तो हम डे लो पर हैं, फिन निफ्टी पर भी अब हम डे लो पर हैं, निफ्टी पर भी ऑलमोस्ट डे लो पर हैं, लेकिन निफ्टी में फिर भी अभी तक आपको थोड़ा निफ्टी आईटी का सहारा बना हुआ है यहाँ पर। वीरू, मुझे लग रहा है अब ये जो जोन है ना, अब अगले 10 से 15 मिनट के बीच में आपको एक मार्केट अब एंट्री अपॉर्चुनिटी देगा, क्योंकि अभी भी ब्रॉडर मार्केट ठीक ठाक है, एडवांस डिक्लाइन ठीक ठाक है। मार्केट ने सुबह एक लो बनाया, अब उसको रिविजिट कर लिया, उसको एक बार के लिए ब्रेक कर लिया। जब नॉर्मली मार्केट सेकंड टाइम में ब्रेक करता है उसको, तो जिनके स्टॉप लॉसेस होते हैं, कई लोगों ने स्टॉप लॉसेस सुबह के लो के आसपास रखे होंगे, वो टूट जाते हैं उसके बाद, क्योंकि लेकिन मार्केट में इनहेरेंट स्ट्रेंथ है। इसके लिए मुझे लग रहा है कि और 10:15 के बाद
शायद इसमें एक रैली आएगी। हाँ, लेकिन अगर वो 290 टूट गया तो दिक्कत बढ़ सकती है, जो कि हमारा बेस केस नहीं है। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आज जिस तरीके से बजाज फाइनेंस और फिनसर्व में रिवर्सल आया ना, ये इंटरेस्टिंग है। 43,400 पर हैं हम बैंक निफ्टी पर। ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट था 43,415 कल का लो। अच्छा, कल का लो हमने बैंक निफ्टी पे तोड़ दिया है, निफ्टी पे नहीं तोड़ा है, बैंक निफ्टी पे तोड़ दिया है। 43,415 कल का लो था बैंक निफ्टी पर, और अब अगला सपोर्ट है 43,200 पर, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज है। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि बैंक निफ्टी अभी चलने को तैयार नहीं है। शायद अभी जो भी आपको ट्रेड्स लेनी है वो निफ्टी या फिर मिड कैप्स पे लेनी होंगी। जी हाँ, और जब बैंक निफ्टी चलने को नहीं तैयार है, ये कथन जब भी हम कहते हैं, इसके पीछे एक बड़ा कारण है HDFC बैंक। अगेन दैट सेम स्टोरी, वही हर रोज़ होता है। अब 10 डेमा के फिर नीचे राजेश पालवे जी यहाँ पर ये अब ट्रेड कर रहा है कल के लो को भी वॉलेट करके। आपका व्यू HDFC बैंक पे एक बार फिर से 20 डेमा से रिवर्सल, 10 डे का डेमा क्रॉस किया था, एक अटेम्प्ट लिया था, बट सक्सीड नहीं हो पाया। स्ट्रक्चर है स्टॉक का टेक्निकली तो, और स्टॉक में देखें जो भी अटेम्प्ट है रिकवरी के या पुल बैक के, वो कहीं ना कहीं अरेस्ट होते हुए दिखते हैं। छोटा ही पुल बैक बन पा रहे, 1500 1520 इसके लिए मेजर हर्डल है अभी नियर टर्म सेटअप के हिसाब से। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करता विथ वॉल्यूम एक्शन, हमें लगता है छोटे मोटे पुल बैक में वापस यहाँ पे सप्लाई बनेगा। ऑन द डाउन साइड अभी भी यहाँ पे रिस्क बनी हुई है। अगर हमें लगता है यहाँ पे 1465 ये लेवल अगर टूट जाएंगे तो फर्दर यहाँ पे मोमेंटम डाउनसाइड का एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। तो अभी तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। मेजर इसका जो बाइंग इंटरेस्ट बनेगा वो 1520 के ऊपर ही बनेगा। यहाँ पे अभी प्रेशर हमें लगता है कुछ समय के लिए और रहेगा स्टॉक में। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, अब टेक्निकल कॉल से आगे बढ़ते हैं। अगली दिवाली तक कमाई की तैयारी कराने के लिए अब हमारे साथ जुड़े हैं कार्नेलियन एसेट मैनेजमेंट के फाउंडर विकास खेमानी। विकास जी काफ़ी समय से मार्केट के साथ रहे हैं। एक शुरुआत इन्होंने डेरिवेटिव मार्केट से की थी, उसके बाद एक शानदार ट्रांजिशन किया और ईडलवाइस में टॉप तक पहुंचे, और उसके बाद इन्होंने एक अपना खुद का फंड शुरू किया जिसने मार्केट को काफ़ी आउट परफॉर्म किया है पिछले 2 साल में। विकास जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बताइए इस समय आपको कमाई की थीम कहाँ नज़र आ रही है इंडियन मार्केट्स में? गुड मॉर्निंग अनुज, आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। जो तारीख मतलब भारतीय बाजार जनरली हर सेगमेंट में अच्छा कर रहे हैं। ये एक ऐसा समय है, आप देखेंगे अनुज की हर सेगमेंट, चाहे वो बैंकिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो कैपिटल गुड्स हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, एक अच्छा ग्रोथ का माहौल बना हुआ है और उसका बेनिफिट हम सबको मिल रहा है। तो जो भी स्टैंडर्ड थीम है वही अच्छे चलेंगे, और मुझे लगता है ये जो उसमें कुछ नया एक आने वाला नहीं है। आई थिंक सबके सब मुझे लगता है सेगमेंट बहुत ही अच्छा करने वाले आने वाले समय के अंदर भी। खासकर मुझे लगता है बैंकिंग के और मैन्युफैक्चरिंग के जो है उसे कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी को अगले कुछ समय तक। आपके कन्विक्शन एरियाज हैं। विकास जी, वीरेंद्र बोलो दिल्ली स्टूडियो से। मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली के इस हफ्ते की, धनतेरस की। एक दो चीज़ें मतलब रेट सेंसिटिव्स में जो कि इस बार बाजार ने हाथों हाथ ली, जिसको बहुत रिस्पेक्ट दी, वो है रियल स्टेट अभी भी भागते हुए, जो कि शायद इन कंपैरिजन टू फिजिकल रियल स्टेट शायद उतना नहीं भागे अभी भी। इस डिफरेंशियल को आप कैसे देखते हैं? रियल स्टेट एंसेलरी, HFCs, यहाँ पर आपका व्यू? रियल एस्टेट के आप देखेंगे तो एक डिमांड काफी निकली हुई है, पिछले 2-3 सालों से अच्छा कर रही है। और रियल एस्टेट के सेगमेंट में एक ऐसा है कि ब्रेरा आने के बाद में सेक्टर में बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हुआ है। तो छोटे मोटे बिल्डर्स थे, सप्लायर्स थे, वो सब बाहर हो चुके हैं, और एक जो हर सिटी में लार्ज स्केल प्रोजेक्ट डिलीवर करने वाले बहुत कम प्लेयर बच चुके हैं। तो जहां भी बड़ी और एक आप देखेंगे तो ट्रेंड जो है वो बड़ी सोसाइटीज, बड़ी कम्युनिटीज उस तरह के तरफ जा रहा है। तो इसलिए जो सेक्टर में कंसोलिडेशन अच्छा है और डिमांड अच्छी है। तो मेरे हिसाब से और जिन डेवलपर्स के पास एक्सिक्यूशन कैपेबिलिटी है, ब्रांड है, तो ये सेगमेंट पूरा ट्रांजिशन हो रहा है। जो लैंड होर्डिंग से ट्रांजिशन होके जो आदमी अच्छा बढ़िया लैंड को अक्वायर, चाहे जेडी या डायरेक्टली करके उसको डिलीवर कर पाए, वैसी कंपनीज काफी अच्छा करेंगे। तो मुझे लगता है एक अच्छा सेगमेंट है, वो चलते रहेगा। जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ आएगी, घर खरीदना तो एक जायज सी बात है कि वो होना ही है। तो ये सेगमेंट अच्छा करेगा। ओके, विकास जी मैं 2 सेक्टर्स पर आपका व्यू जानना चाहूँगा, दोनों जो कि
लार्जली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड माने जाते हैं। आईटी और फार्मा, इन दोनों सेक्टर्स में ऑफ लेट हमने अच्छा मोमेंटम देखा है। मिड कैप आईटी तो खैर अपनी एक अलग ही चाल चल रही है, लेकिन इवन लार्ज कैप आईटी भी ठीक ठाक मूव्स दिखा रही है। फार्मा में अच्छे मूव्स आ रहे हैं। यहाँ पर आपका क्या व्यू होगा? जी, दोनों में हम काफी पॉजिटिव व्यू रखते हैं। आईटी पे तो हमारा काफी समय से पॉजिटिव रहा है और हमारा ये मानना है कि जो विदेशों में उस आईटी में थोड़ा फियर का माहौल बना हुआ था कि यूएस में रिसेशन आएगी तो इनमें क्या होगा, पर अगर आप आईटी कंपनीज की ऑर्डर बुक और उनमें जो ट्रैक्शन देखेंगे तो वो काफी अच्छा बना हुआ है। और स्पेशली जो छोटी कंपनियां हैं जहाँ पे 15 से 20% की ग्रोथ लगभग काफी कंपनियां दिखा रही हैं, तो ये सेगमेंट आने वाले समय में मेरे हिसाब से तो अच्छा करेगा और आईटी की रिक्वायरमेंट कभी कम नहीं होगी। और इस सेक्टर में इंडिया की 90% लीडरशिप है, सो वो ठीक करेगा। और दूसरा एक कैश फ्लो जनरेशन, फ्री कैश फ्लो वाली सेक्टर है जहाँ पे कुछ कंपनियों में 3 से 5% की डिविडेंड यील्ड भी है, तो वह वैल्यूएशन ठीक है और सेक्टर में ग्रोथ ठीक है, तो ये डिफेंसिव अच्छा सेक्टर है। तो रही बात फार्मा की, जैसा आपने पूछा कि फार्मा में पिछले 7-8 सालों से कोई खास रिटर्न नहीं बना है, पर ये पिछले 6-8 महीने में एक थोड़ा-सा चेंज होना चालू हुआ था और स्पेशली यूएस मार्केट्स के अंदर जहाँ पे प्राइसिंग की इंप्रूवमेंट चालू हुई है। एक पिछले 5-7 सालों में यूएस मार्केट्स काफी स्ट्रेस में रहा है क्योंकि वहाँ पे प्राइस इरोजन काफी ज्यादा हो रहा था और एफडीए का एक्शन भी काफी तेज था। अभी आप देखेंगे तो यूएस के बाजारों में दवाइयों की कमी हो गई है। उसकी वजह से यूएस में अभी धीरे-धीरे प्राइसिंग भी बढ़ रही है और कंपनीज भी अच्छा ग्रो कर रही है। तो जो एक स्ट्रेस की सिचुएशन थी वो चेंज हो रही है। तो हमें लगता है ये सेगमेंट भी आने वाले समय में काफी अच्छा, अगले 2-3 सालों के समय में एक अच्छा स्ट्रक्चरली पॉजिटिव मूव दे सकता है। ओके, जैसे कि अमूमन आपकी शैली रही है विकास जी कि जिस चीज़ पे आपका कन्विक्शन रहता है आप उस पर कन्विक्शन रखते हैं काफ़ी लंबे समय तक। कुछ कॉन्ट्रा कॉल्स की बात करूं तो एक आपका व्यू चाहूँगा केमिकल्स पे, जिसने पूरा कोविड पोस्ट कोविड एक बड़ा स्विंग दिया, बट अब कंपनियों के पास क्योंकि प्राइसिंग पावर नहीं है, चाइना की काफ़ी सप्लाई है, यूरोप से थोड़ी डिमांड कम है और आपने कैपेसिटी भी काफ़ी ऐड कर ली है पिछले 1-1.5 साल में, तो अर्निंग्स भी खराब रही, प्राइस बिहेवियर भी खराब रहा है। विकास जी, अभी कोई कॉन्ट्रा कॉल का वक्त है क्या केमिकल्स पे? आपका व्यू क्या कहता है इस वक्त? 2 तरह के केमिकल्स होते हैं, एक तो बेस केमिकल और जो कमोडिटी केमिकल जिनको बोला जाता है, दूसरा होता है स्पेशलिटी केमिकल। तो स्पेशलिटी केमिकल के सेगमेंट में आई थिंक इंडिया की एक खास बात रही है। ऑफ कोर्स जो 2022 का समय गया वो काफी पेनफुल था क्योंकि उसमें प्राइस करेक्शन भी हुआ और इन्वेंट्री करेक्शन भी हुआ, जो मुझे लगता है काफी हद तक इज बिहाइंड। हमें लगता है स्पेशलिटी केमिकल के शेयर्स के अंदर अभी एक कॉन्ट्रा प्ले करना चाहिए जहां पे कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी जो है चाइना से कम है और एक आपके जो ग्राहकों का बेस है काफी डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस द ग्लोब। तो जो कंपनीज के अंदर कुछ स्पेशलिटी है और जो कुछ कस्टमाइज छोटे बैच करके डिलीवर करने वाली क्षमता रखते हैं, उनके पास चाइना से कंपटीशन भी कम है और जैसे-जैसे इन्वेंट्री लेवल क्लियर हुआ है, बेस इफेक्ट खत्म हो रहा है, तो मुझे लगता है आने वाले 2-3 साल उनके लिए अच्छा रहेगा। तो स्पेशलिटी केमिकल के लिए वैल्यूएशन की नजर से, बिजनेस की नजर से रिस्क रिवॉर्ड काफी अभी फेवर में है। हमने हमारे फंड में भी काफी इसकी पोजीशंस बनाई हुई है। ओके, विकास, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर है और डीआईएस का पैसे से ही मार्केट चल रहा है, एफआईएस की इतनी सेलिंग के बावजूद मार्केट गिर नहीं रहा है, लेकिन क्या कोई एक रिस्क फैक्टर है जो मार्केट इग्नोर कर रहा है इस समय आपके हिसाब से? अब मुझे लगता है अभी तो बल्कि मार्केट काफी डरा हुआ है। आप देखेंगे तो आज एक थोड़ा-सा मुझे लगता है कॉशियस फियर का माहौल थोड़ा ज़्यादा है, जब आप लोगों से बात करते हैं तो। एक अच्छी बात ये है कि जो भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, यूएस में इंटरेस्ट रेट्स इतनी हाई है, उसके बावजूद भी इंडियन मार्केट्स होल्ड करे हुए हैं। मेरा ये मानना है कि जैसे-जैसे इंटरेस्ट रेट्स यूएस में कम आना चालू होगा और कम होना हो चालू होगा, जो हो सकता है आप आर्ग्यू कर सकते हो 8 महीना लगे, 12 महीना लगे, 15 महीना लगे, एक वापस जो एफआई फ्लोज की वापस इंडिया में आएगी और इमर्जिंग मार्केट्स में आएगी और इंडिया में खास करके आएगी। तो मैं मानता हूं कि ये जो आज का समय है ये भारतीय इन्वेस्टर्स के लिए खरीदने का बहुत अच्छा समय है, क्योंकि जब फॉरेनर का पैसा आएगा तब कपल्ड विद जो डोमेस्टिक मनी है वो एक मार्केट को अलग ही बूस्ट देगा। तो मैं आने वाले कुछ सालों में एक ऐसा सिचुएशन देखता हूँ जहाँ पे हमारे लिक्विडिटी का एक डिल्यूज आएगा और तब जब वैल्यूएशन देखा नहीं जाता है। तो मैं ये मानता हूँ कि करंट माहौल में जो एक नॉर्मल रिस्क जिसको बोलते हैं वो तो हर बार रहेगी। पॉलिटिकल रिस्क बोल सकते हैं, जियोपॉलिटिकल रिस्क बोल सकते हैं। मुझे ऐसे कोई बहुत बड़े सिक्स सिग्मा इवेंट के खतरे जैसे संदेश तो नहीं लग रहे हैं। चूंकि ये कहना जरूर चाहूंगा कि रिस्क हमेशा अनएक्सपेक्टेड सोर्स से ही आती है, पर ऐसा कोई बहुत बड़ा रिस्क मार्केट में मुझे अभी नहीं दिख रहा है।
चलिए विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए इस दीपावली के उपलक्ष्य पर, इस दीपावली के हफ्ते में। एक बार फिर से इस पूरे CNBC आवाज़ परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके पूरे परिवार को और क्लाइंट बेस को आपके लिए दीपावली बहुत शुभ और मंगलमय हो। इंडिसेस पे लौटते हैं और फिर रिकवरी, और वो मॉर्निंग लो जो था वो सुबह का फिर डिफेंड हुआ और वहाँ से एक पुल बैक हम लेते हुए, और मैं कुछ देर से देखा था अनुज कि थोड़ा PSU बैंक्स में जान आती हुई। लुक एट PNB नाउ एट डे हाई और SBI, लेकिन रियल एक्शन थोड़ा सा एक बार फिर से निफ्टी IT में शुरू होता हुआ 31,009 पे। अभी फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बातचीत करेंगे सुशील केडिया जी के साथ। मंगलवार आज उनका अपॉइंटमेंट होता है CNBC आवाज़ के साथ। छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। अब हमारे साथ जुड़े हैं केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया। जानते हैं उनसे कि दिवाली के खास मौके पर वो कौन से रॉकेट कॉल्स लेकर आए हैं। सुशील, गुड मॉर्निंग। दिवाली के दिन भी बात करेंगे हम वैसे अलग से आपसे, उस दिन के लिए कुछ रॉकेट छोड़ के रखिएगा। ज्यादा रॉकेट उसी दिन चलाएंगे क्योंकि देखिए अभी ऑलरेडी मार्केट एक बार अच्छा खासा रिबाउंड ले चुका है। हाँ हाँ, तो रिबाउंड के बाद जब थोड़ा सा पुल बैक मिले या थोड़ा विश्राम मिले तो रॉकेट छोड़ने के ज्यादा मजे तब आते हैं। बट अगर रॉकेट से आज शुरुआत करनी है तो आपके मिड कैप IT स्टॉक्स में LTTS और एम्फेसिस, ये दोनों मुझे यहाँ से 50% बढ़ते लग रहे हैं। पर बहुत सारे ए ग्रुप के अब स्टॉक्स हैं, दिवाली का मौका है, बढ़िया माहौल है, तो बढ़िया बढ़िया कंपनियों में भी पैसे बनेंगे। पिछले 6 महीने में क्या था, कूड़ा कचरा सब कुछ चल पड़ा था, घोड़ा गधा सब चल गए थे। तो अब घोड़ों में करेक्शन होली, तो अब आप ABB, सीमेंस और कमिंस को भी ले लो। 2-1 दिन लग सकते हैं इनमें सिग्नल आने में, ये भी न्यू हाई की तरफ चले जाएंगे। अगर आपको शांति का सौदा करना है तो अब बाटा में ब्रेकआउट आने को तैयार है, वो चल गया तो उठा के डिलीवरी बैठ जाओ या वायदे में खड़ा कर लो। मुझे लगता है 3-4 महीने में वो भी 50% बढ़ जाएगा। और आपसे बात करते करते भी हिंडाल्को में ब्रेकआउट आ गया, मुझे लगता है 100 रुपया उछल जाएगा। तो अब तो जिस तरह का माहौल बन गया ना अनुज, रॉकेट कौन सा है, फुलझड़ी कौन सा है, सभी स्टॉक्स अच्छी खासी बढ़त लेने को तैयार है। पूरा मार्केट ही रॉकेट लग रहा है। एक ट्वीट किया था आपने कि इस दिवाली पे 3 पत्ती मत खेलो, बल्कि एक गैम्बलिंग मत करो, जुआ खिलाने वाली कंपनी के मालिक बनो, ऐसा कुछ किया था आपने ट्वीट। तो डेल्टा कॉर्प पे अब आप बुलिश हो रहे हैं। आपके हिसाब से काफी बोल्ड कॉल होगी ये, अगर ये सही हुई तो। देखिए भाई साहब, बोल्ड तो कॉल, फोरकास्ट बोल्ड है, सौदा नरम रह के करना पड़ेगा, टुकड़े टुकड़े में करना पड़ेगा। ये देखिए डेल्टा कॉर्प की चार्ट अगर आपके स्क्रीन पे मैं दिखा पा रहा हूँ, ऑलरेडी ये जो 3-4 दिन में एक रैली हो गई और एक माइल्ड करेक्शन हो गया। तो 2 चीजें हैं अनुज, या तो मुनाफा कमा लो या कंफर्टेबल हो जाओ। सारी खबर आने के बाद, कंफर्ट मिलने के बाद भी मुनाफा चाहिए, तो जो आज अनकंफर्टेबल होकर के स्टॉक ले रहा है, ये देखो 5 वेव पैटर्न यहाँ स्टार्ट हो गया और स्टॉप लॉस तो खैर रखना पड़ेगा और शुरू में सौदा छोटा रखना पड़ेगा। ये एक चाल हो गई डेल्टा कॉर्प के ऊपर और उसका करेक्शन भी हो गया। अब मुझे लग रहा है कि डेल्टा कॉर्प में जब तक ये खबर आएगी कि GST का अन्याय नहीं होगा, तब तक तो 100 रुपया बढ़ जाएगा यहाँ से। तो आपको इनिशियली स्पेक्युलेट करना है, और जब अगर ये 192 के ऊपर जब निकल लेगा और ये जब 260 तक पहुंच जाएगा, तब तक सारी जब खबरें आएगी, वो खबर सुन के जो लेगा उसके लेते के साथ 30 रुपया घट जाएगा। तो स्पेक्युलेट करने का काम है बाजार में, गैम्बलिंग का बात नहीं है, गैम्बलिंग नहीं कर रहे हम, स्पेक्युलेट कर रहे हैं। तो आप 5-6 रुपए का स्टॉप लॉस रख के यहाँ से डेल्टा कॉर्प ले। कोई आश्चर्य नहीं होगा मुझे कि अगले 6 महीने में इसका भाव 400 रुपया भी क्रॉस कर जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये होगा ही, पर इस बात की संभावना कि डेल्टा कॉर्प एक नया लो बनाए बहुत कम है, और इस बात की संभावना कि ये यहाँ से 2-3 गुना हो जाए। तो जो आपकी बात थी ना 3 पत्ती खेलना, ये एक व्यसन है। जुआ खेलने के बजाय आप किसी व्यापार में पैसा लगाओ। अगर आपको रोमांच ही चाहिए तो ये रोमांचक परिस्थिति है अब डेल्टा कॉर्प में। जुआ खिलाने वाले बनो, जुआ खेलने वाले नहीं बनो। निवेश करो, जुआ मत खेलो बाजार में। ओके सुशील जी, बातें थोड़ा सा 1-2 ऐसे स्पेस पे जहां अर्निंग्स आ चुकी हैं, आपने देख भी ली होंगी। उसके बाद आज भी अगर आप देखें तो निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स सबसे पहले शूट अप करने वाला इंडेक्स यही रहा। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो होते हैं वो बैंक्स पे फोकस करते हैं, स्पेशली PSU बैंक्स पे। ये कैनरा बैंक, BOB, SBI पर आपकी रीडिंग क्या कह रही है सर इस वक्त? देखिए
वीरू जी, मुझे 2 डिस्क्लोजर्स आपको देने पड़ेंगे। जब आदमी 3-3 गुना, 4-4 गुना की कमाई करके बैठा हो ऐसे स्टॉक्स में नीचे से, और अब हम बेच के निकल गए कि हमको अच्छे खासे करेक्शन के बाद ही लेना है। तो जो क्षणिक 1 घंटे के, 2 घंटे के, 1-2 दिन के जो सौदे हैं ना, वो पुरानी मेमोरी है कि ये स्टॉक्स बहुत बड़े हैं, और वो जैसे ही थोड़ा-सा 2-4 घंटे चलते हैं, वो वापस आँखों में वो आशिकी आ जाती है। अब मैं धीरज रखूँगा, और मैं अभी भी पीएसयू बैंक्स ओवर ट्रेड हो गए थे, ओवर वैल्यूड हो गए थे, एक्सेस हो गया था इनमें। हमें कोई हड़बड़ी नहीं है, हम इनमें और भी करेक्शन आने के बाद ही दोबारा निवेश करेंगे। समय होता तो मैं आपको सारे पैटर्न्स दिखा देता। ये घंटे 2 घंटे की, 1-2 दिन की जो उछल-कूद इनमें आती है, वो फँसने का काम है। धीरज रखिए, सब करेक्शन अभी भी होगा। एक ही चरण होगा करेक्शन का, और भी करेक्ट करेंगे। चलिए पीएनबी बताइए, पीएनबी पे मैं थोड़ा समय देता हूँ आपको, 76-90 पे ट्रेड करता हुआ। आप पीएनबी पे बताइए, हम लोग किस टाइम फ्रेम के ऊपर बात करें? मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आपके पास वक्त है 6 महीने देने का, जैसे आपने बीएससी को दिया, कमिटेड रहे आप, वहां पे पीएनबी पे क्या कहेंगे, या फिर हाँ, किसी तो पीएसयू बैंक पे कमिटमेंट जो कि करेंगे आपको ना प्रॉमिस पीएनबी करता पे, हो? भाई साहब। पीएनबी पे बेशर्म पैसा बना नीचे के हाँ। इस भाव से, यहाँ पोजीशन को डबल करने के बाद। अब आप अगर दिवाली के दिन बढ़िया दाल का हलवा, बादाम का हलवा खा लोगे, तो उसके बाद आप क्या कुछ चाट पकौड़े खा करके तो अपना टेस्ट नहीं बिगाड़ोगे। हम बादाम का हलवा खा के यहाँ बैठे हुए हैं। ये एक माइनर रिबाउंड आया है। मेरे को जब ये 50 रुपए में मिलेगा, तो मैं पीएनबी लूंगा, वरना मैं अपनी कैपिटल को और ज्यादा प्रोडक्टिव स्टॉक से लगाऊंगा। मेरे को इसमें 1-2 दिन का सट्टा नहीं करना है। मेरे लिए एक टेम्पररी रिबाउंड है। माफ कीजिएगा, जो पैटर्न्स दिखते हैं मैं तो वही सोच पाऊंगा, वही कर पाऊंगा। तो हम एक रिटेल माइंडसेट के साथ नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब हो सकता है हम रॉन्ग हो जाएंगे। तो संसार में दुख तो सबको आएगा, मूर्ख को भी आएगा, होशियार को भी आएगा। होशियार आदमी है, हमारे को भी दुख लिखा होगा तो हम मिस कर जाएंगे। पर मेरे हिसाब से अब हम पीएसयू बैंक को फिलहाल हाथ नहीं लगाएंगे महीने 2 महीने के लिए। ओके, अच्छा मार्केट पे क्या व्यू बन रहा है सुशील, क्योंकि एक अच्छी खासी रैली लोअर लेवल से आई है, हालांकि हाईज से हम अभी भी काफ़ी नीचे हैं। हम्म अनुज, सीधी सी बात देखो, संसार में सबसे ज्यादा दुखी करने वाला जो बाजार था यूएस का मार्केट, वॉल स्ट्रीट, वहां जिस तरह की स्कॉर्चिंग रैली शुरू हो गई है, और वो भी दोनों इंडाइसेस एक बार ऑल टाइम हाइस को रीटेस्ट कर ले, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। डॉलर बुरी तरह से टूटना शुरू हो गया है। इंटरेस्ट रेट्स को तो अब फेड ने भी कंफर्म कर दिया। साल के एंड की जो सीजनैलिटी है कि नैस्डैक की हाईएस्ट रिटर्न्स नवंबर दिसंबर में आती है। और अगर हमारे इंडियन मार्केट की मैं एक मेंटालिटी को देखूं, लास्ट 25 साल के किसी भी इलेक्शन में, चाहे 2009 का भी जो मैंडेट था कांग्रेस को, वो बहुत स्ट्रांग मैंडेट नहीं था। इन द रन अप टू द इलेक्शन, भय के कारण अंडरबॉट सेंटीमेंट में मार्केट एक्सप्लोड कर जाता है इलेक्शन के पास। तो मैं सारे सीजनल फैक्टर्स को देखूं, इंडिविजुअल स्टॉक्स की चार्ट को देखूं, तो कभी कदाच कोई बीच में कोई शॉर्ट एक ट्रेड ले लिया, 10 में से एक ट्रेड कुछ हेज के माइंड के हिसाब से, तो ठीक है। वरना समस्या ये हो रखी है, पैसे कहां से लाएं इतने स्टॉक्स लेने के लिए। चीख रहे हैं, एक के बाद एक सारे सेक्टर्स फायर कर रहे हैं। तो भैया, एक तरफा तेजी का ही ध्यान बनाना ठीक है। 100-200 पॉइंट्स के डिप बीच में आएंगे, जिन्हें हमें झेलना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पे सुशील जी की राय आपने सुनी यहाँ पर। अच्छा, एक दो स्टॉक्स और जिनको मैं मार्क करना चाहूँगा सुशील जी, फार्मा में या फिर डिफेंसेस में ही, अगर मैं मिड कैप आईटी में रहूँ या फिर एफएमसीजी में, यहाँ कोई चीज़ जो कि आपको लोअर लेवल पे थोड़ा सा आकर्षित लग रही हो, आकर्षित कर रही हो? डीवीज लैब डिफेंसेस का में। बचपन से बार बार मंदी करते आए, अब पहली बार जाके डीवीज लैब में, यहाँ से लगता है कि एक बार, चाहे वो ट्रेडिंग रैली हो, 1000 रुपए की रिबाउंड डीवीज लैब में भी लगती है। बाकी के जो हमारे छोटे फार्मा, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, चाहे वो बायोकॉन दोबारा और ले लिया, या आपके वो शिल्पा मेडकेयर है। तो अगर कोई थोड़ी सी नरमी लग रही है, आसान सरल सवाल ये होगा, अगर कहीं थोड़ी सी नरमी की पॉकेट दिख रही है, तो पीएसयू बैंक्स एक ओवरहीटेड हो गए, करेक्शन थोड़ा देंगे। और ऑटोस के अंदर आप एस्कॉर्ट्स और टाटा मोटर्स को छोड़ के जो ऑटो का शेयर बेचना है बेच लो। बाकी पूरे मार्केट में हर जगह बाई 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 के ही सिग्नल्स हैं। जो जीएमआई ले लो, सब चलेगा, चाहे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हो, या आपके जिंदल के स्टील नेम्स हो। हिंडाल्को 100 रुपया बढ़ जाए यहाँ से, रिलायंस यहाँ से 500-600 रुपया बढ़ जाए, आपकी कैपिटल गुड्स कंपनीज हो गई, आईटी स्टॉक्स, विप्रो हमें लगता है यहाँ से 30% बढ़ जाएगा। सब टाइम लगेगा। तो बहुत छुटपुट कहीं कमजोरी अगर है, वो भी क्या है कि बहुत ज्यादा ओवर हीटेड हो गए, तो थोड़ा करेक्शन दे देंगे। बाजार अच्छा लग रहा है, दिवाली मजेदार होगी। सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया। दिवाली वाले दिन फिर बात करेंगे आपसे, और थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस मोड़ पर फिर निफ्टी को डे लो से थोड़ा ऊपर छोड़ रहे हैं हम नीरज जी के पास, और मिड कैप में अच्छी तेज़ी है,
और एक क्लासिकल चांस है आज नीरज जी कि मार्केट ने एक सुबह सुबह लो बनाया, फिर एक रिकवरी आई, फिर मार्केट नीचे आया, और अब उस लो को अगर होल्ड कर लें हम तो फिर एक सेकंड हाफ में तेज़ी बन सकती है, क्योंकि मिड कैप्स काफ़ी तेज़ हैं। देखते हैं लेकिन सेकंड हाफ कैसा रहता है। ओवर टू यू। तो कौन सा लेवल महत्वपूर्ण? जो आज सुबह का लो था करीब करीब मेरे ख्याल से 19342 के आसपास है, वो 342 वो लेवल में एक बार रिकन्फर्म कर देता हूँ। आज का जो सुबह सुबह का लो था 19347। 47 बिल्कुल। ओके, इस पे नज़र रखनी है कि ये ब्रीच नहीं होना चाहिए। ये ब्रीच नहीं होना चाहिए, और अगर हुआ तो 19290 फिर बस ये जोन है, मेरे ख्याल से नहीं टूटना चाहिए। ओके, तो इस लेवल से हम लोग नज़र रखेंगे। और अभी चल रहा है 9,19,370 और मिड कैप में अच्छी तेज़ी है।